हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम कवर करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक को जिसका नाम होने वाला है हैंडलिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं, एचआरए में हम बिल्कुल एंड पे आ चुके हैं। कुछ ही क्लासेस बाकी है, बट हाँ कुछ टॉपिक्स हैं उन्हें मैं एक्स्ट्रा में पढ़ाऊंगी। बट ऐसे देखा जाए तो हम एंड पे आ चुके हैं। एचआरएम पे कुछ कुछ ही अगर हम सीक्वेंस में देखें तो कुछ कुछ टॉपिक ही बाकी है। बाकी शॉर्ट टॉपिक्स की वीडियोस भी हम लेके आएंगे ताकि कहीं से भी कुछ रहे ना। और फिर भी अगर कुछ रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें ताकि हम उसकी वीडियो भी जल्द से जल्द लेकर आ सके। ओके, सो फर्स्टली आज हम स्टार्ट करेंगे कि हैंडलिंग डिस्प्यूट्स क्या होता है। सॉरी, हैंडलिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होता क्या है। ठीक है, डिस्प्यूट्स मतलब कि जो इंडस्ट्री में जो क्लेशेस होते हैं। ठीक है, डिस्प्यूट्स जो होंगे, जितने भी क्लेशेस जो होते हैं उनको कैसे हैंडल किया जाता है। ठीक है, उसके लिए कई सारे प्रिवेंटिव यानी कि कई सारे सॉल्यूशन बोल सकते हैं या मेजर बोल सकते हैं या फिर इनिशिएटिव्स हम बोल सकते हैं कि वो किए जाते हैं। प्रिवेंटिव मशीनरी और नॉन स्टेचुटरी या वॉलंटरी कई सारे हैं। अब हम इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी यहाँ पे नाम लिख लेते हैं। ठीक है, एक होता है वर्कर का पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट, कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू कर सकते हैं हम। ग्रीवेनेंस प्रोसीजर के थ्रू, जिसमें कि हम देखेंगे कि वे टू हैंडल इश्यूज इन स्पेसिफाइड। ठीक है, हम इसमें देखेंगे किस कौन कौन से हैंडल मतलब कौन कौन से इश्यू होते हैं उनको हैंडल किया जा सकता है अलग अलग सिचुएशन में। एक ट्रिपार्टी बॉडीज के बारे में बात करेंगे जिसके अंदर आ जाएगा हमारा इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस, स्टैंडिंग लेबर कमिटी, इंडस्ट्रियल कमिटीज एंड ट्रिपार्टिट कमिटी। ठीक है, और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन। एक होता है कोड ऑफ डिसिप्लिन एंड लास्ट वन इज स्टैंडिंग अदर्स। स्टैंडिंग ऑर्डर्स provides a set of rules and regulation that control worker conditions, working conditions। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्टैंडिंग ऑर्डर क्या करता है, प्रोवाइड करेगा हमें, क्या प्रोवाइड करेगा, रूल्स। ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि कंट्रोल करेंगे वर्किंग कंडीशंस वर्कर्स की। अब ये डायग्राम के थ्रू देखेंगे। इसमें मशीनरी, हैंडलिंग इंडस्ट्रियल, ठीक है, प्रिवेंटिव मशीनरी एंड सेटलमेंट मशीनरी। तो प्रिवेंटिव यानी कि वॉलंटरी और नॉन स्टैट्यूटरी। इसके अंदर आ जाएगा वर्कर का पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट, कलेक्टिव बार्गेनिंग, ग्रीवेंस प्रोसीजर, ट्रिपार्टिट बॉडीज, कोड ऑफ डिसिप्लिन एंड स्टैंडिंग ऑर्डर्स। अब सेटलमेंट मशीनरी के अंदर आ जाता है कॉन्सिलेशन। ठीक है, कॉन्सिलिएशन में आ जाएगा कॉन्सिलिएशन ऑफिसर्स, कॉन्सिलिएशन बोर्ड, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, वॉलंटरी आर्बिट्रेशन आ जाएगा एंड एडजुडिकेशन आ जाएगा। एडजुडिकेशन के अंदर हमारा लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एंड नेशनल ट्रिब्यूनल आ जाएगा। ठीक है, ये चार्ट था, इसके थ्रू हमने डिवाइड कर दिया कि प्रिवेंटिव मशीनरी में कौन सा आएगा और सेटलमेंट मशीनरी के अंदर कौन सा आएगा। क्वेश्चन आ सकता है कि किसमें कौन सा आता है, तो ये डायग्राम आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम कोड ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है, द 16th इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस कन्वेन इन 1958 पास, जो एक इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस थी 16 जो कि 1958 में हुई, वहां पर पास हुआ कोड ऑफ डिसिप्लिन। Employer voluntarily commit to maintain and establish an atmosphere of mutual trust and cooperation in the sector according to code of discipline। code of discipline क्या कहता है कि जो एम्प्लॉयज होते हैं और जो एम्प्लॉयर्स का जो वॉलेंट्री, ठीक है, कमिटमेंट होती है, कमिट टू मेंटेन क्या होती है, या तो मेंटेन करना और एस्टेब्लिश करना ऐसा एटमोस्फियर जिससे क्या हो, म्यूचुअल रेस्पेक्ट और कोऑपरेशन हो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कोड ऑफ डिसिप्लिन, कोड ऑफ डिसिप्लिन क्या बताता है कि स्ट्राइक और जो लॉकआउट्स होते हैं, ठीक है, आर नॉट परमिटेड विदाउट एडवांस वार्निंग। ये ऐसे बोलता है कि अगर आप स्ट्राइक्स कर रहे हो, ठीक है, या लॉकआउट कर रहे हो, लॉकआउट मतलब आप तालाबंदी जो हिंदी में बोलते हैं, यानी कि आप लोक लगा हुआ है, आप नहीं आ रहे हो, स्ट्राइक कर रहे हो, आप रास्ते पे बैठ गए, ठीक है, प्रदर्शन वगैरह जो भी कर रहे हो आप, अगर आप कोड ऑफ डिसिप्लिन में ये बताया गया है कि अगर आप ये कुछ भी ऐसा कुछ भी करना चाहते हैं तो आपको एडवांस में वार्निंग देनी होगी। अगर आपने वार्निंग नहीं दी है तो इसको परमिट नहीं किया जाएगा। ठीक है, नो डायरेक्ट एक्शन शुड बी टेकन विदाउट फर्स्ट कंसल्टिंग द अदर साइड। ठीक है, आपने अगर दूसरी साइड से बात ही नहीं की, ठीक है, आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है
और आपने सामने वाली जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन से ही आपने बात नहीं की कि हमें क्या प्रॉब्लम है, अगर आप उनसे बिना बात किए डायरेक्टली अगर कुछ एक्शन ले लेते हैं, ठीक है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। एक बार आप बात कीजिए, अगर आपसे बात करने के बाद अगर आप संतुष्ट नहीं है या उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है, तो ही आप कोई डायरेक्ट एक्शन लेंगे। द एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम शुड बी फॉलोड। जो कि डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो सिस्टम है, जैसे कि कई सारे कलेक्टिव बार्गेनिंग हुए या फिर आप खुद से भी नॉर्मली बात करके, मतलब जो रिजोल्यूशन या डिस्प्यूट जो है उनको आपको उनको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। The main causes of for employer and employee failure to protect themselves. ठीक है, मेन कॉज क्या है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय फेलियर का? टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ हार्मोनियस रिलेशनशिप अचीव्ड बाय द कोड। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ और एग्जांपल दिए गए हैं, ठीक है, जो कि अचीव किए गए हैं कोड ऑफ डिसिप्लिन के थ्रू। देयर वाज नो वॉलंटरी सेल्फ इम्पोज कॉन्स्टेंट ऑन द साइड ऑफ द पार्टी। कोई वॉलंटरी सेल्फ इम्पोज कॉन्स्टेंट नहीं होना चाहिए दूसरी साइड की, मतलब ऑन द साइड ऑफ पार्टीज के तौर पे, ठीक है। इसमें सेकंड बोल रहा है कि एज द इकोनॉमिक सिचुएशन deteriorated, workers real salaries began to erode. The struggle between labor leaders, inconsistency in the code of discipline and legislation, the state of indiscipline is the body politic, the entire system is rife with indiscipline, rendering the code of useless. For circumstance beyond their control, employer were unable to fully implement the code in many areas. ठीक है, इतना कुछ मैं बोलूंगी नॉट सो इम्पोर्टेंट, बस आप पढ़ लीजिए एक बार दिमाग में रखने के लिए, ठीक है। बाकी आप ये याद रखिए, ये वाला ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। अब हमने कोड ऑफ डिसिप्लिन पढ़ लिया है, इसमें बस यही बात हो रही है कि आप दूसरी साइड की भी बात करें, ठीक है। और इसमें ये भी बताया गया है कि इसमें क्या होता है, जो स्ट्रगल होता है लेबर लीडर्स के बिटवीन होता है, ठीक है, इसमें इनकंसिस्टेंसी होती है, ठीक है। वो सारी काफी बातें इसके अंदर की गई है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉन्सिलिएशन अथॉरिटीज, ठीक है। ये सेटलमेंट मशीनरी और स्टेचुटरी और नॉन वॉलेंट्री के अंदर बात हो रही है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉन्सिलिएशन अथॉरिटी, इसके अंदर क्या आएगा, अपॉइंटमेंट ऑफ कॉन्सिलिएशन ऑफिसर। इसमें क्या किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा कॉन्सिलिएशन ऑफिसर। सो लॉ प्रोवाइड करता है अपॉइंटमेंट किसकी, कॉन्सिलिएशन ऑफिसर की, जो कि गवर्नमेंट बाय द गवर्नमेंट टू कॉन्सिलिएशन बिटवीन द पार्टीज टू द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, जो कि गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट किया जाता है, जो कि क्या करता है, बात करता है दोनों पार्टीज के बीच में, ताकि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है वो उनके बीच का ठीक किया जा सके। Constitution of Board Conciliation. Under the Act Section 10(1)(a), where dispute is complicated and requires special handling, the appropriate government is empowered to constitute a board of conciliation. यानी कि अगर डिस्प्यूट बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर सिर्फ सिंगल ऑफिसर्स के कहने पर वो बात नहीं मानते हैं, और ये जो क्लेशेस है या फिर हम बात करें जो डिस्प्यूट है वो बढ़ता ही जा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो गवर्नमेंट क्या करेगी, एक बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट कर देगी, ठीक है, ताकि इसको सेटलमेंट किया जा सके डिस्प्यूट का, ठीक है। ये हो गया सेटलमेंट बोर्ड। अब एक है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी क्या होता है, in case of the failure of conciliation proceeding to settle a dispute, the government can appoint a court of inquiry to inquire into any matter। यानी कि जब कॉन्सिलिएशन ही पूरा खुद फेल हो जाता है डिस्प्यूट को सेटल करने में, तो गवर्नमेंट क्या करती है, या तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इसमें कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को अपॉइंट करेगी, जो कि इंक्वायर करेगा पूरे मैटर को, ठीक है।
A court of inquiry is required to submit its report within a period of 6 months from the commencement of inquiry. So court of inquiry को क्या करना है, इसके लिए रिक्वायर्ड है, अनिवार्य है कि उसको अपनी जो भी उसने काम किया, ठीक है, इंक्वायरी के टाइम पे, ठीक है, जब से इंक्वायरी कमेंसमेंट हुई तो 6 मंथ के पीरियड के अंदर इनको अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होगी. सो ये जो रिपोर्ट होगी वो सब्सिक्वेंटली पब्लिश की जाएगी, गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश कर ली जाएगी. गवर्नमेंट को रिपोर्ट मिली तो कितने दिनों में, 30 डेज में इसे पब्लिश कर दिया जाएगा. इट्स रिसिप्ट टू प्रमोट एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट. तो इससे क्या होगा, जो रिसिप्ट होगी उससे क्या होगा, सेटलमेंट होगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का. ठीक है. अ कोर्ट में कंसिस्ट ऑफ 1 पर्सन और मोर दैट 1 पर्सन एंड इन दैट केस वन ऑफ द पर्सन विल बी द चेयरमैन. अब इसके अंदर क्या होता है, जो कोर्ट होता है उसमें एक चेयरमैन को अपॉइंट किया जाता है. अब चेयरमैन एक पर्सन भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, वो केस पे डिपेंड करता है. एक होता है एडजुडिकेशन. ये क्या है, एक फॉर्मल जजमेंट है, ये किस पे, डिस्प्यूट मैटर पे. ठीक है. इसके अंदर क्या होता है, कोर्ट होता है. ठीक है. सबसे पहले होता है लेबर कोर्ट. गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट करती है, इसे भी गवर्नमेंट बनाती है, जिसमें क्या होता है, 1 और मोर लेबर कोर्ट्स फॉर एडजुडिकेशन. इसमें एक से ज्यादा लेबर कोर्ट एडजुडिकेशन के लिए गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट करती है. ठीक है. A labor court consists of 1 person only who is normally a sitting or an ex judge of high court. इसके अंदर लेबर कोर्ट के अंदर इसमें सिर्फ एक पर्सन होता है, 1 पर्सन होता है, जो क्या होता है, जो नॉर्मल सिटिंग जो होता कौन है, एक्स जज होता है हाई कोर्ट का. ठीक है. अब इसके अंदर इशू, कौन से इश्यूज लेबर कोर्ट के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, तो द प्रोप्राइटी of or legality of an order passed by an employer under the standing orders. जो लीगलिटी ऑर्डर जो पास किया गया है एम्प्लॉयर के द्वारा किसी भी स्टैंडिंग ऑर्डर के अंडर, उनको लिया जाएगा. एप्लीकेशन एंड इंटरप्रिटेशन जो कि स्टैंडिंग ऑर्डर्स की होगी उन्हें इंक्लूड किया जाएगा. और डिस्चार्ज और डिसमिसल होता है ना वर्कमैन का, और ग्रांट जो रिलीफ की जाती है उसको इंक्लूड किया जाएगा. एंड विड्रॉल ऑफ एनी स्टैट्यूटरी कंसेशन और प्रिविलेज को किया जाएगा. इलीगेलिटी और अदरवाइज ऑफ एनी स्ट्राइक और लॉकआउट ऑल मैटर आर नॉट स्पेसिफाइड इन द 3rd शेड्यूल ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947. इट डील्स विद jurisdiction ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल. ठीक है. अब नेक्स्ट होता है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल. अब इसके अंदर क्या होता है, ट्रिब्यूनल अपॉइंट की जाती है किसके द्वारा, सेम वही गवर्नमेंट के द्वारा, फॉर एडजुडिकेशन किसका, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का. ठीक है. अब इसमें क्या होती है, ड्यूटी होती है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल की कि वो होल्ड करे प्रोसीजर को एक्सपेंडिशियरली एंड टू सबमिट इट्स रिपोर्ट टू द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विद इन द स्पेसिफाइड टाइम. जैसे उसके अंदर 6 मंथ था, इसमें क्या होता है, उसको कुछ स्पेसिफाइड टाइम ही दिया जाता है, उसी में उसको अपनी जो रिपोर्ट होती है वो सबमिट करनी होती है. अब इसमें कौन कौन से मैटर इंक्लूड किए जाते हैं, इसमें वेजेस को इंक्लूड किया जाएगा, कंपनसेटरी अदर अलाउंस को, हार्स ऑफ वर्क रेस्ट इंटरवल्स को किया जाएगा, लीव विद वेजेस एंड हॉलीडेज, बोनस प्रॉफिट शेयरिंग जो अपना प्रोविडेंट फंड होगा उसे, रूल ऑफ डिसिप्लिन, रिट्रेंचमेंट ऑफ वर्कमैन, वर्किंग जो शिफ्ट होता है विद स्टैंडिंग ऑर्डर उसे किया जाएगा. एक होता है नेशनल ट्रिब्यूनल. ठीक है. अब इसको कौन कंस्टिट्यूट करता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है फॉर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इन्वॉल्व करती है क्वेश्चन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस. ठीक है. इसमें क्या होता है कि इट शुड बी नोटेड एवरी अवार्ड ऑफ अ लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल मस्ट बी published by the appropriate government within the 30 days from the date of its receipt. इसमें ये बताया गया है कि हर जो एवरी अवार्ड है, ठीक है, मतलब लेबर कोर्ट का, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल जिनकी भी जितनी भी रिपोर्ट पब्लिश की है तो उन्हें अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को 30 दिन के अंदर आपको देना होगा. ठीक है. Unless declared otherwise by the appropriate government, every award shall come into force on the expiry of 30 days from the date of its publication and shall remain in operation for a period of 1 year and thereafter. तो इसमें जो कुछ भी डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक है, unless declared otherwise by the appropriate government, every award shall, इसमें क्या होगा, जो भी होगा वो एक्सपायर हो जाएंगे ना 30 दिन, उसके बाद से ये डेट ऑफ पब्लिकेशन, और ये कब तक के लिए वैलिड रहता है, ये ऑपरेशन 1 ईयर के लिए. ठीक है. 1 ईयर देयर आफ्टर के लिए. ठीक है. ये चीज भी हुई क्लियर. अब नेक्स्ट है आर्बिट्रेशन. ठीक है.
मध्यस्थता भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो एम्प्लॉयर है एम्प्लॉय होता है वो क्या करते हैं, एग्री हो जाते हैं, ठीक है, ये एग्री कर जाते हैं सेटलमेंट के लिए, ठीक है, ठीक है। A disagreement by appointing an arbitrator who is an independent and neutral person. इसके अंदर क्या होता है, जो एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर होते हैं वो अग्री हो जाते हैं, सेटल डिसएग्रीमेंट, ठीक है, जो डिसएग्रीमेंट हुआ है उसको सेटल करने के लिए कि हम दोनों से खुद से नहीं हो रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम कोर्ट तक भी नहीं जाना चाहते तो हम क्या कर लेंगे, एक मध्यस्थ जो आर्बिट्रेटर होगा उसे हम अपॉइंट कर लेंगे, जो कि इंडिपेंडेंट होगा, न्यूट्रल होगा, वो किसी की साइड में भी बात नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें एक तो होता है वॉलंटरी, एक होता है कंपल्सरी। वॉलंटरी जब होता है जब दोनों पार्टीज म्यूचुअली एग्री हो जाती है, ठीक है, और कंपल्सरी जब होता है कि जब दोनों ने अनेबल है, ठीक है, दोनों ही नहीं चाहती वॉलंटरी एग्रीमेंट, तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट एक कंपल्सरी आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेगी, ठीक है। सो वॉलंटरी में तो ये होता है कि द पार्टी mutually agree to arbitrate and the arbitrator only acts when the conflict is referred to him, ठीक है। और कंपल्सरी में if the parties are unable to reach a voluntary agreement or if there is another compelling session, the competent government can compel the parties to submit their dispute to an arbitrator, ठीक है। सो ये पार्ट 1 था। 2-3 पार्ट्स आएंगे इसके, जिसमें हम अच्छे से धीरे धीरे ही इसे कवर करेंगे। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।